प्रोडक्ट जो बनता है, हर रुपी जो अर्न होता है, हर रुपी जो स्पेंड होता है, नेशनल इनकम की स्टोरी का पार्ट है। दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी एडिसन। तो आज हमने क्या करना है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। देखो जो मेथड्स हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए, ये हमारे पास 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। बट ये जो मेथड है ये बताते तो हमारी इकोनॉमी की रियलिटी सेम तरीके से बताते हैं, बट उनके एंगल डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट मेथड हमें वैल्यूज के बारे में, जैसे हमने क्या क्या प्रोडक्शन की उसके बारे में पता लगता है। इनकम से हमें क्या इनकम अर्न हो रही है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन से फैक्टर इनकम से, वहां से पता लगता है। एक्सपेंडिचर में हम खर्चा देखते हैं, गवर्नमेंट का खर्चा, हाउस होल्ड का खर्चा, नेट एक्सपोर्ट्स का खर्चा, जो भी हमारे पास होता है उसका खर्चा देखते हैं। तो 1 by 1 हम ये चीज देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या चीज है, ये है क्या चीज है, इसका मीनिंग क्या है। देखो जो वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड इज द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड। मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे गुड्स में कितनी वैल्यू ऐड हुई है। बट एक चीज ध्यान में रखते हुए कि हम लोगों ने ये चीज देखना है कि जो हमारी काउंटिंग है सेम जो हो रही है वो चीज अवॉइड हो जाए। अवॉइड कैसे करनी है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है वैल्यू एडेड मेथड का। क्या फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब हमें जितनी भी हमारी आउटपुट आ रही है उसमें हमने जो भी रॉ मटेरियल कुछ भी खर्चा किया है वो हमें उसमें से क्या करना है, माइनस करना है, डिडक्ट करना है। इस मेथड में ऐसा क्या है, व्हाई दिस मेथड। देखो सबसे पहले हर एक प्रोड्यूसर जो है वो इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल कहाँ से यूज करता है, पुरानी स्टेज से यानी कि प्रीवियस स्टेज से। बिना सब्ट्रैक्ट किए अगर हम उस चीज को सब्ट्रैक्ट नहीं करते तो काउंटिंग क्या हो जाएगी, बार बार मल्टीपल टाइम्स काउंटिंग हो जाएगी। और हमें उस ओवर काउंट को क्या करना है, डिडक्ट करना है, कम करना है। तो हमें सही तरीके से इस मेथड को सॉल्व करना है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना होगा कि हम हमेशा अपनी जो भी आउटपुट है उसमें से इंटरमीडिएट वैल्यू, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या करें, डिडक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करें। अब इसमें क्या चीज है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या चीजें आती हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ ना बहुत ध्यान से एक चीज समझने वाली है, जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, वहां पर्टिकुलर्स में कई बार दिया होता है परचेज ऑफ मशीनरी, और बच्चे उसको भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही समझ लेते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स परचेज जो की होती है वो हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आती है, ना कि परचेज ऑफ मशीनरी। सेकेंडली वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमारे क्या चीज आएगा, जितनी भी सेल की हुई है, मतलब टोटल सेल्स जो भी प्रोड्यूस हुई है, इधर वो डोमेस्टिकली है चाहे वो एक्सपोर्ट करी हुई है, जैसे मर्जी सेल हो, यहाँ है बाहर है, हमें सारी की सारी सेल लेके चलनी है। ओनली हमें सिर्फ और सिर्फ काउंट करनी है जो हमारे पास नेट फाइनल आउटपुट आती है, सिर्फ वही लेके चलनी है। तो अभी मैं तुम लोगों को फॉर्मूला एक्सप्लेन करने लगी हूँ, जो भी चीजें इसमें आएंगी कैसे तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड जो निकलता है वो तुम्हारा निकलता है जीडीपी एट एमपी। कई बार जीडीपी एट एमपी को अनदर नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा नाम है, जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेम चीज है बिल्कुल। कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई या हमने इकोनॉमी में कितनी वैल्यू ऐड की या गुड्स में कितनी वैल्यू ऐड की, तो इसका फॉर्मूला वही सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहां तक तो ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोग निकाल लेंगे, इंटरमीडिएट दिया हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गई वैल्यू एडेड। बट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, अगर डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दिया हो तो हम लोग सबसे पहले
वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको GVO एट MP भी लिख सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स। अगर तो डायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो, बट सम टाइम सेल की जगह भी यहाँ पे क्या दिया होता है, डोमेस्टिक सेल्स मेंशन होता है। तो मैंने पीछे अभी आप लोगों को बताया था कि जो सेल्स है वो हमें सारी लेके चलनी है, चाहे यहाँ पे कर रहे हैं चाहे बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ पे साथ में क्या चीज आ जाएगी, एक्सपोर्ट्स, मतलब जो बाहर कर रहे हैं, जो चीजें बाहर भेज रहे हैं। चेंज इन स्टॉक अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला आ गया। जब हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी होगी उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास TDP एट MP वैल्यू जो है वो आ जाएगी। वन मोर थिंग इज देयर, कई बार देखो क्वेश्चन आ जाता है सेल्फ कंजम्पशन बाय प्रोड्यूसर, या पर्टिकुलर्स में लिखा आ जाता है सेल्फ कंजम्पशन बाय कंज्यूमर। बच्चे दोनों के दोनों ले लेंगे या बच्चे दोनों के दोनों स्किप कर देंगे। हमें किस चीज में ध्यान रखना है, हमें चीज का ध्यान रखना है कि एक चीज इंक्लूड होती है, एक चीज एक्सक्लूड होती है। तो क्या इंक्लूड होता है इसमें, इसमें इंक्लूड होता है सेल्फ कंजम्पशन बाय प्रोड्यूसर। जो भी प्रोड्यूसर अपने लिए कोई खाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई सेल्फ प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ भी खुद के लिए यूज कर रहा है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और अगर कंज्यूमर आ रहा है तो वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो। पहले स्टेज पे जो फार्मर है उसकी आउटपुट क्या आई, उसकी आउटपुट निकली 100 रुपया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसके कुछ नहीं थी, उसकी आउटपुट आ गई वैल्यू एडिड सीधा की सीधा कितनी आ गई, 100। ठीक है, मिलर गया, मिलर ने क्या किया, वही 100 रुपए से उसने वहां से ग्रेन्स लिए, उसको चेंज किया, कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आई, 150। अब ये सारी की सारी अमाउंट तो नहीं वो ले सकता कि हाँ मेरा सारा ही प्रॉफिट हो गया, मेरी सारी वैल्यू ऐड होगी, नहीं। इसमें से जो जितने की चीज उसने खरीदी है, कितने की खरीदी थी, 100 रुपए की खरीदी थी, तभी तो 150 की उसकी आउटपुट आई है। तो 100 को हमें इस 150 में से क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करके हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 50। तो वैल्यू एडिड हमारी कितनी हुई, 50, ना कि 150। नेक्स्ट बेकर गया, जिसने बेक की। अब जब उसने ब्रेड बेक की, बनाई, तो उसकी चीज, उसकी आउटपुट कितनी आई, 250। अब 250 की 250 तो उसकी वैल्यू ऐड नहीं है, क्योंकि उसने पिछले मिलर से कितने की ली थी, मिलर की आउटपुट कितनी आई थी हमारी, 150। वो 150 वो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो 250 में से 150 गई, उसकी वैल्यू कितनी ऐड हुई, 100। तो लास्ट में अगर हम इसका टोटल करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारी 500 की आई, लेकिन ये वैल्यू ऑफ आउटपुट सारी की सारी वैल्यू एडिड नहीं थी। वैल्यू एड कौन सी होगी, अगर हम इसको सारी को गिन लेंगे तो ये काउंटिंग क्या हो रही है, मल्टीपल टाइम्स हो रही है। तो हमें इसमें से क्या माइनस करना है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी। तो हमारी टोटल वैल्यू, जो वैल्यू एडेड आई वो कितनी आई, 250 आई। तो जो 500 है वो हमारी क्या चीज थी, वो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट थी। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है टोटल, 250। तो इस 500 में से हम 250 को माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आया, 250 आया। तो नेट वर्थ कितनी हुई, नेशनल इनकम हम निकालेंगे तो वो कितनी हुई हमारी, 250, ना कि 500। अब कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है जब भी हमें नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करने हैं, हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। चाहे ये क्वेश्चन थियोरेटिकल आ जाए, चाहे ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ जाए, तुम्हें हमेशा थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए। देखो समटाइम CBSE क्या करती है, 4 साल लगातार उसने न्यूमेरिकल डाल दिया, 1 साल उसने बिल्कुल ही क्या कर देना, न्यूमेरिकल 2 नंबर का या 4 नंबर का डाल के सीधा थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर देना। तो 1 साल बीच में ऐसा आता है
जब बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो हमें बच्चों को ज्यादा होता है नेशनल इनकम से क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकली आएगा, बट ये जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है, हमें दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें बार बार सेम वैल्यू को क्या नहीं करना, काउंट नहीं करना। 100 ले ली, फिर 150 ले लिया, फिर 250 ले लिया, उठा के 500 बना दिया। नो, हमें हमेशा से इंटरमीडिएट को माइनस करना है। तो अवॉइड करनी है हमें क्या चीज? डबल काउंटिंग। हमें सेम वैल्यू को मल्टीपल स्टेजेस पे बार बार काउंट नहीं करना। सेकंड, फाइनल गुड्स ओनली। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है कि वही सेम चीज, वी हैव टू डिडक्ट, क्या डिडक्ट करनी है हमें, क्या माइनस करना है हमें? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना है। हमें कभी भी ये वैल्यू नहीं लेनी, ऑलवेज वी हैव टू टेक वैल्यू एडेड। हमें उसी का आंसर निकालना है फाइनल गुड्स का, राइट? जो फाइनल हमारे पास आंसर आया, इसमें से फाइनल आउटपुट कौन सी आई है हमारे पास? दिस इज द फाइनल आउटपुट। सारी थोड़ी ले लेंगे हम, ठीक है? थर्ड, वही पॉइंट आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट्स। मैंने पहले ही तुम्हें पिछली स्लाइड में दिखाया कि सेल्फ कंजम्पशन प्रोड्यूसर भी करता है, कंज्यूमर भी करता है, लेकिन हमें दोनों का नहीं लेके चलना। ओनली गुड्स जो प्रोड्यूस किए गए हैं और प्रोड्यूसर ने कंज्यूम किए हैं, सिर्फ वही चीज लेनी है। जैसे फार्मर ईटिंग ओन व्हीट, तो ये हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन कंज्यूमर एक्सक्लूड करेंगे, वो नहीं लेके चलेंगे। नेक्स्ट, जो ट्रांसफर पेमेंट होती है, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं है। मतलब पार्ट वैसे है, बट मेजरमेंट में ही उसका पार्ट नहीं है। हम हमेशा इसको क्या लेके चलते हैं? एक्सक्लूड करके चलते हैं, हम कभी भी इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड गुड्स। जब तुम लोगों ने एक बार फर्स्ट हैंड गुड को, नई चीज को काउंट कर लिया, तो जब वो सेकेंड हैंड में बिकेगी तो हम उसको दोबारा दोबारा काउंट थोड़ी करेंगे, फिर से काउंटिंग रिपीट हो रही है। सो टू अवॉइड दैट काउंटिंग, हमें इसको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, हमें इसको लेके नहीं चलना है। सो होप सो मुझे तुम लोगों को ये चीज पूरी की पूरी, जो भी ये फर्स्ट पार्ट है हमारा वैल्यू एडेड मेथड है, ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में हमारे पास क्या चीज है, ध्यान से देखो। इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी रेजिडेंट ने फैक्टर इनकम साल भर में अर्न की है, वो सारी हमारी आ जाएंगी इनकम मेथड में। देखो नाम से ना हमें मेथड्स के बारे में पता लग रहा है। पहला मेथड था वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्शन की बात हो रही थी। इसमें इनकम मेथड में सारी बात हो रही है किसकी? इनकम की। तो देखो सबसे पहले हमारे पास इनकम कहाँ कहाँ से होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट क्या चीज होती है? रेंट जो भी हमें लैंड बिल्डिंग्स ऑनरशिप से जो भी हमें पैसा आ रहा है, जैसे मैंने कोई किसी को बिल्डिंग दी है, उससे मुझे जो रेंट आ रहा है, तो जो भी इनकम अर्न हो रही है ऑनरशिप ऑफ लैंड बिल्डिंग्स इंक्लूड्स एक्चुअल और इम्प्यूटेड रेंट। तो जहां से मुझे इनकम हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं रेंट। सेकेंडली, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब सैलरीज है, वेजेस है, बोनस है, ये सारे तुम लोग किसको देते हो? वर्कर्स को देते हो। वर्कर्स को क्यों देते हो? क्योंकि उन्होंने क्या दी होती है? हमें सर्विसेज प्रोवाइड करी होती है, तो हमें उनको लेबर को क्या करनी होती है? वेजेस एंड सैलरीज प्रोवाइड करनी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या चीज होती है? जब भी तुम कोई भी बिजनेस को, बिजनेसमैन को या कोई भी बिजनेसेस को कैपिटल देते हो, तो वो बदले में तुम्हें क्या देगा? कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉफिट, अब भाई एंटरप्रेन्योर बैठ के इतने रिस्क ले रहा है, अब इतने रिस्क लेने पे क्या वो इतना भी अर्न नहीं कर सकता? वो क्या अर्न करेगा? प्रॉफिट अर्न करेगा। तो ये चार चीजें हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करना है, अब हम वो मेथड देखते हैं किस तरह से मेजरमेंट करनी है इसकी, इनकम मेथड। जैसे वैल्यू एडेड मेथड हमारा कहाँ से निकल रहा था? जीडीपी एट एमपी से। ये कैसे निकलेगा हमारा? एनडीपी एट एफसी से, क्योंकि ये सारी फैक्टर इनकम है। बहुत ध्यान से फॉर्मूला देखो, बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। तीन चीजें याद रखनी है: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस,
थर्ड, मिक्स्ड इनकम। जब ये याद हो गई तो इजीली आगे सब हेडिंग्स याद हो जाएंगी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या आ रहा है अंडर, चलो देखते हैं अभी वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आ रही है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, वेजेस एंड सैलरीज, दोनों तरीके से, इन कैश, इन काइंड। मतलब कैश में सैलरीज, जैसे कि तुम लोग सिंपल उनको डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, डायरेक्टली कैश दे रहे हो। काइंड में मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हो, रहने के लिए घर दे रहे हो, ये सारी किस में आ जाएंगी हमारी, वेजेस इन काइंड। नेक्स्ट जो चीज ऐड होती है, एम्प्लॉयर्स contribution to SSS, social security schemes। अब ये क्या चीज है देखो, जैसे ग्रेजुटी छुट्टी के पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसने छुट्टी के जो पैसे हैं वो उसको मिल रहे हैं, वो किस में आता है, वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है सोशल बेनिफिट्स में, सिक्योरिटी बेनिफिट्स में। तो एक जो गलती नहीं करनी है जो बच्चे करते हैं, मुझे बताना ही है तुम लोगों को, वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि यहाँ पे अगर बाय चांस एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉय लिखा होगा तो वो हमें यहाँ पे नहीं लेके चलना है। बच्चे बस कंट्रीब्यूशन टू एसेस देख के सीधा लगा देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एम्प्लॉयर्स वर्ड का ध्यान रखना है, एम्प्लॉय नहीं लेना है। ठीक है, आई होप सो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, देखो ये इसकी सब हेडिंग्स है। समटाइम तो मेन हेडिंग डायरेक्टली दी होती है, पर जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली दी हो। सीबीएसई वाले इतने पागल तो है नहीं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस डालेंगे। वो क्या करते हैं, वो बीच वाली चीजें देते हैं, तो हमें उनको ऐड करके ये चीज बनानी है, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस जिससे हमारी इनकम अर्न हो रही थी, क्या क्या चीजें थी भाई, यस, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली प्रॉफिट ना दिया हो, क्योंकि मैं बता रही हूं जितने जितने आगे आगे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो डायरेक्टली नहीं आते होंगे, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर मेन हेडिंग है तो इट्स ओके, नहीं तो सब हेडिंग्स को ऐड कर लो। अब रेंट तुम्हें मैं बता चुकी हूँ पहले, ठीक है, जो भी तुम लोग दोगे बिल्डिंग वगैरह कुछ भी दोगे उसका रेंट आएगा, ठीक है। रॉयल्टी क्या होता है, तुम लोग कॉपीराइट ग्रांट कर रहे हो, उसके लिए जो तुम्हें इनकम अर्न हो रही है वो रॉयल्टी आ गई। इंटरेस्ट तो तुम लोगों को पता है, कोई कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए किसी को दे रहे हो उसके लिए इंटरेस्ट आएगा। प्रॉफिट जो बचा कुचा हमारे एंटरप्रेन्योर के पास होगा इतना रिस्क लेने के बाद। अब ये प्रॉफिट डायरेक्टली ना दिया हो तो क्या होगा, तो भी कुछ ना कुछ हो सकता है। क्या, देखो इसकी भी सब हेडिंग्स आती हैं, डायरेक्टली नहीं क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है सीधा सीधा दे दिया ऐड अप किया आंसर आ गया, नो। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट में तुम्हें क्या क्या दिया होता है, तुम्हें दे दिया डिविडेंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड्स, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन टू शेयर होल्डर्स। अब जो ऑनर है कंपनी के वो बैठे मुंह थोड़ी देखेंगे, उनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। उनको क्या मिलेगा, जब उनके पास अर्निंग्स होंगी कंपनी के पास तो वो उनको पार्ट ऑफ द प्रॉफिट देंगे, और वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो ऑनर्स को मिलता है वो क्या होता है, होता तो प्रॉफिट का ही पार्ट है, उनको डिविडेंड्स बोलते हैं। फिर भाई कंपनी ने टैक्स भी पे करना है, कॉर्पोरेट टैक्स। फिर कंपनी ने सारे के सारे पैसे लगाने नहीं होते, कुछ सेव भी करने हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग्स। तो ये जो चीजें हैं ये प्रॉफिट का पार्ट है। सम टाइम जो प्रॉफिट का पार्ट नहीं दिया होता हमें वो बचा के रखना होता है, उसको कॉर्पोरेट सेविंग्स और रिटेन अर्निंग्स भी बोला जाता है। तो कुछ भी आ सकता है,
वहां पे तुम्हें वो ऐड अप करना। मिक्स्ड इनकम क्या चीज होती है? मिक्स्ड इनकम हमारी क्या चीज है भाई? अब कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो डॉक्टर कमाते हैं, जो टीचर्स अर्न कर रही हैं डायरेक्टली, अगर अपने खुद के उसमें कर रही हैं, वो खुद से कमा रही हैं। फार्मर खुद का काम है, उसका खेत खुद के है। तो जब सेल्फ एम्प्लॉयड काम होता है, वो इनकम हमारी कभी भी कहीं पे शो नहीं होती। तो वो इनकम किस में आती है? हमारी मिक्स्ड इनकम में आती है, राइट। होप सो ये वाला तुम्हारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा तुम्हें। इनकम मेथड, जो चीजें बताई हैं वो चीजें ध्यान में रखनी है। ट्रांसफर पेमेंट कभी नहीं आती, सेकेंड हैंड गुड्स कभी नहीं आते। जो जो चीजें तुम्हें एक्सप्लेन पहले की हैं वो चीजों का ध्यान रखना है, राइट।